नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। सुबह के 8:30 बज रहे हैं और आप देखना शुरू कर चुके हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर दिल्ली वाला रेडियो टीवी। मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा और मैं हूं आपके साथ सोनाली राय। तो समय हो चुका है आपको आपके मतलब की खबर बताने का। आपको खबरें बताएंगे रेडियो और टीवी के गजब कॉम्बिनेशन में, एक अनोखे लहजे और अंदाज में, जहां आपको खबरें सुनाएंगे भी और उसी के साथ साथ दिखाएंगे भी। तो आपकी गलियों से लेकर आपके दिन भर की कहानी होगी। सरकार क्या कर रही है, आसपास पोल्यूशन कितना है और कौन से रास्ते से जाएंगे तो समय कम लगेगा। पल पल की हलचल के साथ हर खबर सीधे आपके मतलब से जुड़ी हुई आपको हम बताने वाले हैं। तो इसीलिए कान खोलकर दिल लगाइए, जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि आप देख रहे हैं दिल्ली वाला रेडियो टीवी। अब शुरुआत करते हैं सोनाली। दिल्ली में ठंड प्रचंड है भाई, हालांकि प्रदूषण से थोड़ी सी राहत दिखाई दे रही है। एक तरफ ठंड आपको बहुत बड़ी बड़ी फ्लफी जैकेट पहनने को मजबूर कर रही है, तो वहीं प्रदूषण आपको मास्क लगाने के लिए मजबूर कर रहा है। दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स में कुछ सुधार देखने को मिला, लेकिन 2 दिन शीतलहर का अलर्ट भी दिया गया है। कहाँ पर कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी आपको बताते हैं। लेकिन सोनाली से सबसे पहले मैं पूछूंगा कि सोनाली, जब घर से आई तो आज आप कितना प्रदूषण और कितनी ठंड को आपने फील किया, क्योंकि 2 दिन के लिए अब अलर्ट है कि शीतलहर चलेगी दिल्ली में। प्रदूषण तो है ही है बसंत, लेकिन ठंड की वजह से आई थिंक मैंने 2-3 लेयरिंग की और तब जाके मैं ऑफिस आई हूँ, क्योंकि बाहर ठंड बहुत है। ठंड बहुत ज़्यादा है भाई। तो अब बात अगर पोल्यूशन को लेकर करें तो पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है और कई इलाकों में AQI का जो स्तर है वो 300 के पार जा चुका है। अब ऐसे में बात एयर क्वालिटी इंडेक्स की करें तो चांदनी चौक पर एयर क्वालिटी इंडेक्स है 339, नेहरू नगर 327, आनंद विहार में AQI है 321, जहांगीरपुरी में 320 है, विवेक विहार में AQI है 319। तो वहीं वजीरपुर में बात अगर करें तो 312 है, दिलशाद गार्डन 308 है। तो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो कहीं कहीं पर अभी भी 300 के ज़्यादा है। तो अभी फ़िलहाल हालांकि उस कंडीशन से सुधार है जो 350-400 के आसपास था, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं एक पोल्यूशन की कंडीशन तो है। सोनाली बिल्कुल सही कर रहे हैं। प्रदूषण में एयर क्वालिटी इंडेक्स कम तो है, लेकिन फिर भी अभी भी दिल्ली वासियों को प्रदूषण से तो राहत नहीं मिली है, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जैसा कि आपने अभी बताया कि AQI जो है वो 300 के पार है, और कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहां पर AQI जो है वो 300 से कम है, लेकिन फिर भी स्थिति तो भयावह है ही, क्योंकि सांस लेने में फिर भी तकलीफ तो हो ही रही है बस। बिल्कुल। और अभी फिलहाल सोनाली में पढ़ रहा था आज सुबह का आर्टिकल, उसमें सीधे तौर पर मेंशन था कि भाई आने वाले 10 से 15 सालों के बाद जब आप दिल्ली को देखेंगे तो पोल्यूशन एक ऐसी समस्या बन चुकी होगी जिससे हर कोई ग्रसित होगा, यानी कि उसका अफेक्ट आपको एक नोटिसेबल आपकी हेल्थ पर फील होगा। इस कैटेगरी में पोल्यूशन पहुंचेगा। अन्यथा आपको जो प्रदूषण रोधी कदम है वो आपको पूरा साल रनिंग में रखने पड़ेंगे। एक ऐसा दौर राजधानी दिल्ली में आज से 10 से 12 साल देखने को बाद मिलेगा, और उससे अच्छा तो यही है कि हम अभी पूरे साल बंदोबस्त करके चलें। इसका मतलब ये है कि जो पोल्यूशन को कम करने के लिए कदम उठाए जाते हैं हम नोटिस करते हैं। अक्टूबर से सिलसिला शुरू होता है और राजनीतिक बयानबाजियों में पोल्यूशन का जिक्र आना अगस्त महीने से शुरू हो जाता है, और ग्रैब की पाबंदियां लगनी अक्टूबर नवंबर में शुरू होती हैं। मास्क लगना दिल्ली वालों का नवंबर दिसंबर में शुरू हो जाता है, और जनवरी तक पोल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या बन जाता है। और उसके बाद जैसे पोल्यूशन थोड़ा गर्मियों में कम होता है, इस पर काम करना सरकार इतना बंद कर देती है कि फिर उसके बाद एकदम फिर से बहुत ज़्यादा काम वर्कलोड आ जाता है। तो पूरा साल कदम उठाते रहेंगे तो निजात मिल सकती है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं बसंत आप, क्योंकि एक बार गर्मियाँ आई और उसके बाद मार्च के बाद अप्रैल के बाद आप देखेंगे तो मास्क भी बंद, और इसी के साथ साथ जो भी सरकार और प्रशासन के द्वारा जो भी कदम उठाए जा रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं बंद हो जाएंगे। और एकदम से जब प्रदूषण का टाइम आएगा, जैसे अगस्त के बाद से जब स्थिति भयावह होने लगेगी, उसके बाद फिर सरकार और प्रशासन जागेगा, उसके बाद फिर काम करना इस पर शुरू होगा। और जिसके बाद जब AQI 500 के पार या 500 तक पहुंचेगा फिर ग्राफ 4 लगेगा, फिर जब उसके नीचे आएगी स्थिति थोड़ी ठीक होगी, फिर हटाया जाएगा, फिर लगाया जाएगा। तो मुझे लगता है कि जैसा आपने कहा कि पूरे साल इसको लेकर के सरकार और प्रशासन को इस पर काम करने की जरूरत है, और साथ ही साथ जो आम नागरिक है उन्हें भी इसमें अपना योगदान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये इसलिए भी ना, क्योंकि देखिए दिल्ली में प्रदूषण एक समस्या है जो न केवल आपके ऊपर, आपके बच्चों पर भी प्रभाव डालती है। और कहीं मैंने पढ़ा था किसी वेबसाइट पर कि पोल्यूशन एक ऐसी समस्या है जो कि अब बच्चों के सर्वांगीण विकास को प्रभावित कर रहा है। बिल्कुल। और नाउ इट बिकेम सिवियर, क्योंकि
बच्चे पोल्यूशन में बाहर खेलते हैं तो पोल्यूटेंट अंदर जाते हैं, जाहिर सी बात हेल्थ पर एक नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट होता है। बच्चे जा रहे हैं खेलने के लिए, लेकिन खेलना एक अच्छी बात मानी जाती है हमारी सेहत के लिए। आप आउटडोर खेलने जाएंगे तो अच्छा इंपैक्ट उसका आपकी सेहत पर रहेगा, लेकिन बच्चे जब पोल्यूशन में जा रहे हैं खेलने के लिए तो वहां पर वो एक पॉजिटिव इफेक्ट सेहत पर लेकर आएंगे या फिर नेगेटिव इफेक्ट। जाहिर सी बात है, ओपन एयर में आप खेल ही नहीं सकते हैं, हवा इतनी प्रदूषित है। ओपन एयर में एक सांस लेना आपके लंग्स पर भारी पड़ता है, लंग्स पर दबाव ज्यादा पड़ता है। अभी यंग एज जो यंगस्टर्स हैं उन्हें भले ही फील हो ना हो, लेकिन जो बुजुर्ग हैं उनसे आप पूछकर देखेंगे कि पोल्यूशन कितना है, वो मुझे लगता है कि एक एक्चुअल कंडीशन आपको बता पाएंगे कि भाई पोल्यूशन कितना ज्यादा है। आजमाइएगा कभी, आपके आसपास कोई बुजुर्ग हो, आपके घर में कोई बुजुर्ग हो, तो उनसे पूछिएगा कि पोल्यूशन कितना ज्यादा बढ़ा है, क्या आप फील कर पा रहे हैं, तो वो आपको बताएंगे कि पोल्यूशन की स्थिति क्या है। आप यंगस्टर्स हैं तो आपको भले ही अभी फील ना हो, नौकरी पेशा हैं, अब नौकरी पर जा रहे हैं, आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बुजुर्ग बता सकते हैं कि पोल्यूशन कितना ज्यादा है। तो पोल्यूशन पर काम करने की जरूरत पूरा साल है। पूरा साल अगर आप पोल्यूशन पर काम करते हैं सोनाली, तो मुझे ऐसा लगता है कि ग्रेड 4 तक आपको जाना नहीं पड़ेगा सर्दियों में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इसी के साथ साथ लोगों को अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि सिट्रिक फ्रूट्स खाएं, और इसी के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करें, भाप लेने की कोशिश करें, और मास्क तो है ही ज़रूरी, तो मास्क तो आप लगाइए ही लगाइए। बिल्कुल। अब एक तरफ पोल्यूशन है तो वहीं दूसरी तरफ फोग भी है, क्योंकि कोहरा भी लोगों को परेशान कर रहा है। हालांकि पिछले 3-4 दिनों से कोहरे की स्थिति कुछ ऐसी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाएं। 700 से 800 मीटर तक की विजिबिलिटी आज भी रोड पर मैंने नोटिस की है। तो आज अगर आप जाएंगे ऑफिस में तो कम से कम 700 से 800 मीटर की विजिबिलिटी जो है वो आप नोटिस करेंगे। बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा फोग है, लेकिन ठंड बहुत ज्यादा है भाई। ठंड को लेकर भी हम बात करेंगे। तो चलिए, पोल्यूशन का अपडेट हमने आपको दिया, इससे पहले हम ठंड को लेकर बात करें। तो ठंड के चलते जो परेशानी अभी फिलहाल हो रही है, उसके चलते अब दिल्ली एम्स में एक बहुत बड़ा चेंजमेंट देखने को मिला। वो ये कि दिल्ली एम्स में रोजाना 18 से 20 हजार लोग इलाज के लिए पहुंचते हैं सोनाली। और क्या ऐसी बड़ी खबर है जो कि हमें अपने दर्शकों को बतानी चाहिए एम्स को लेकर? मैं चाहता हूं कि आप बताएं एक बार। तो देखिए, कुछ तो डॉक्टर आने की मतलब इंतज़ार करते हैं, वहीं कुछ मरीजों की बारी आने का इंतज़ार करते हैं, और ये बड़ा मुश्किल सा होता है इंतज़ार करना। ऐसे में एम्स ने आसपास बड़ी संख्या में आश्रय घरों में, सड़कों पर और साथ ही साथ फुटपाथ पर सोने को मजबूर होते हैं। लेकिन अब ये दिक्कत खत्म होने वाली है। एम्स परिसर के अंदर 750 कैपेसिटी का विश्राम घर बनाया गया, यानी कि दिल्ली एम्स की तरफ से बहुत बड़ा कदम और अच्छा कदम उठाया गया है, क्योंकि कई सारे लोग आते हैं जो लंबी लाइनों की वजह से परेशान रहते हैं, या फिर अगर आज उनका पर्ची लगा है तो पता चला कि कल उनकी बारी आ रही है, तो ऐसे में लोग परेशान रहते हैं। और ये बहुत बड़ा कदम और बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है। और कदम क्या उठाया गया है वो सोनाली ने नहीं बताया, वो मैं बता देता हूँ। क्योंकि 20 रुपए में अब गेस्ट हाउस में आपको एक बेड मिल सकता है, 2 वक्त का खाना आपको मिलेगा, खाना पीना, और साथ ही मरीज के साथ जो अटेंडेंट होगा उसके रहने की व्यवस्था भी मुफ्त होगी, सिर्फ 20 रुपए में। और आपको कैसा लगा ये कि 20 रुपए में अब मरीज के साथ साथ उसके अटेंडेंट को रुकने की व्यवस्था, इसके अलावा खाने पीने की व्यवस्था, 2 वक्त का खाना अगर 20 रुपए में मिल जाए तो इसमें क्या घाटा है किसी का? अब देखिए बसंत, लोग बहुत बहुत दूर से आते हैं इलाज करवाने के लिए एम्स में। कई लोग बिहार से आते हैं, और साथ ही साथ यूपी से आते हैं, साउथ से भी कई लोग आते हैं इलाज के लिए। अब रहना, अगर आप होटल में जाएंगे तो कम से कम 1700-800 रुपए आपके खर्च होंगे। तो ऐसे में ये बहुत अच्छा कदम है कि 20 रुपए में आप भी रह रहे हैं, मरीज भी रह रहे हैं, और साथ ही साथ जो परिवार के लोग आए हैं वो भी रह रहे हैं, खाना पीना भी साथ में। तो बहुत अच्छी चीज है मरीजों के लिए। और मरीजों के लिए तो अच्छी चीज़ है ही, और मरीजों के साथ साथ जो उनके अटेंडेंट होते हैं, जो परिजन होते हैं, जिनके पास रहने की कोई सुविधा नहीं होती। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को पंजाब से दिल्ली एम्स में आना है तो सबसे पहले वो ये चीज़ करते हैं, अपने रिश्तेदारों में फ़ोन मिलाते हैं। मतलब मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है, रिश्तेदारों को फ़ोन किया जाता है, भाई एम्स में कोई जानकार है, एम्स में कोई जानकार है, कोई पर्ची कटवा दे, ताकि हमें परेशान ना होना पड़े। और ये इसीलिए क्योंकि देखिए रुकने का आपके पास कन्वीनियंस है ही नहीं।
आप रुकने के लिए कोई जगह आपके पास नहीं है, तो आप यही कोशिश करते हैं कि अगर आपका कोई नॉन एम्स में है या तो फिर वो आपके रुकने की व्यवस्था करवा दे, और या फिर आपके लिए कुछ ऐसा इंतजाम कर दे कि आपको जाने के बाद आपको अपनी बारी का इंतजार न करना पड़े। आपकी पर्ची ऑलरेडी कटी हो, आपका पास वगैरह बना हो, तो आपका नाम अगर ऑलरेडी वहां पर एग्जिस्ट होगा, एग्जिस्टिंग लिस्ट में होगा, तो आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और ज़्यादा जल्दी आपका नंबर आ जाता है। तो अपने रिश्तेदारों को लोग फ़ोन घुमाने का काम करते हैं। रुकने का बंदोबस्त लोग पहले लेकर चलते हैं कि भाई इलाज के दौरान आपको रुकना कहाँ है। और एक सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, फॉर एग्जांपल आज आपने एम्स में दिखाया, आपको तारीख मिल गई 4 दिन बाद की, तो अब कुछ बहुत दूर से जो आ रहा है वो ऐसा तो करेगा नहीं कि आज गए तो फिर 2 दिन बाद फिर वापसी। अगर 300 किलोमीटर आप दूर जा रहे हैं, 300 किलोमीटर दूर, जाहिर सी बात है अब 1-2 दिन के लिए जाना फिर आना, तो ये बहुत बड़ी मशक्कत है। ऐसे में मरीज तो और ज़्यादा परेशान हो जाएगा। तो इसीलिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जब इलाज के लिए आते हैं, कोई कैंसर से जूझ रहा होता है और उनके साथ कोई आता है तो वो भी परेशान होता है, क्योंकि दवाइयाँ लाना और बाकी सारी चीज़ें देखना बहुत दिक्कत भरी हो जाती है। ऐसे में आपको रहने के लिए ये बहुत अच्छा कदम उठाया गया एम्स की तरफ से, सिर्फ 20 रुपये में। और क्या चाहिए, 20 रुपये में आजकल क्या मिलता है यहाँ पे, खाना और साथ ही साथ आपके साथ यानी कि जो मरीज के साथ जो अटेंडेंट आ रहा है उसको रहने की भी सुविधा मिल रही है। और क्या चाहिए। बिल्कुल। और विश्राम सदन का रजिस्ट्रेशन आपको कैसे कराना है, जो 20 रुपये में आपको एक बेड एम्स में मिलेगा या फिर खाने पीने की सुविधा मिलेगी, उसका रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है। विश्राम सदन में कमरा पाने के लिए मरीज के डॉक्टर को पर्चे पर विश्राम सदन की सिफारिश लिखनी होगी। इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल जब हम कहीं पर अपना इलाज कराते हैं और हमें डॉक्टर के कहने पर कहीं पर रेफर किया जाता है तो इलाज जल्दी होता है। तो ऐसे ही फॉर एग्जांपल आप अगर कहीं दूर से आए हैं एम्स में इलाज कराने के लिए, फॉर एग्जांपल आप बिहार से आए हैं, पंजाब से गए हैं दिल्ली एम्स में, या फिर हरियाणा से दिल्ली एम्स पहुंचे हैं, राजस्थान से आए हैं दिल्ली एम्स इलाज कराने के लिए, तो जो आपके डॉक्टर हैं दिल्ली एम्स में, क्योंकि डॉक्टर भी यहाँ पर अलग अलग विभाग में अलग अलग होते हैं जिसके अंडर आपका इलाज चल रहा है, तो उनसे आपको आपके पर्चे पर ये लिखवाना होगा कि इनको रहने की व्यवस्था दी जाए। तो डॉक्टर जब प्रिस्क्राइब करेंगे कि हाँ भाई इनको रुकने की व्यवस्था दी जाए, उसके बाद आपको जो है वो चीज़ अलॉट की जाएगी, उसके बाद आपको ये फ़ायदा मिलेगा और कमरे की वैकेंसी के हिसाब से जगह उसके बाद आपको मिल जाएगी। तीमारदारों के लिए यहाँ पर न्यूनतम 7 से 14 दिन का ठहराव होता है और ये मरीज़ की स्थिति के हिसाब से घटाया फिर बढ़ाया जा सकता है, जैसे कि मैंने बताया कि कभी कभी समय बढ़ जाता है इलाज के दौरान। बिल्कुल, सुरक्षा और अन्य सुविधाएं भी विश्राम घर में इसका भी पूरा ध्यान रखा गया है। सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं और जिसकी वजह से परिसर में निगरानी रखना भी बहुत ज़रूरी है। साफ सफाई और साथ ही साथ अनुशासन पर विशेष जोर दिया गया है। तीमारदार के एम्स के विश्राम सदन में मिल रही सुविधाओं का ये लाभ उनको मिलेगा और सिर्फ 20 रुपए में वो वहाँ पर रह पाएंगे। और सिर्फ रहना नहीं, हाँ सिर्फ रहना ही नहीं, खाना पीना भी हो रहा है, तो चलिए बहुत अच्छी चीज़ है। 20 रुपये आपको देने हैं और आपके मरीज के साथ आपको अगर सुविधा मिल रही है रहने की, उसके बाद आपको 2 वक्त के खाने पीने की सुविधा मिल रही है, तो इसका सीधा मतलब ये है कि इस लाभ से बिल्कुल मत चूकिए। अगर आप पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या फिर कहीं से भी देश में कहीं दूर से दिल्ली एम्स में इलाज कराने के लिए आ रहे हैं, तो आपके रहने की सुविधा जो है वो उसकी तो चिंता आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ये होता है सोनाली, फॉर एग्जांपल दूसरे राज्यों से हम आते हैं, भाई रुकेंगे कहाँ, ठहरेंगे कहाँ, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में आपने डॉक्टर को दिखाया तो चलिए ठीक है उसके बाद आपका इलाज हो गया, ऐसा तो नहीं है। डॉक्टर आपको 4 दिन बाद भी बुलाएंगे, 6 दिन बाद भी बुलाएंगे, कभी कभी हफ्ते बाद की तारीख मिलती है, लेकिन उस दौरान आप कहाँ रहेंगे, उस दौरान आप क्या खाएंगे, कहाँ जाएंगे। और कई लोग होते हैं ना पसंद, जो बिल्कुल नए आते हैं शहर में, उनको कुछ पता नहीं होता है, और अगर कोई गाँव से आ रहा है उसे फोन का भी नहीं पता, क्योंकि वो ज्यादा डिजिटल नहीं होते हैं, फोन उनके पास नहीं है, बुक कैसे करना है होटल, बाकी चीजें कैसे करनी है उनको पता नहीं होता है, तो उनके लिए ये सुविधा बहुत अच्छी है। क्योंकि एम्स में सिर्फ बड़े लोग नहीं बल्कि जो गांव के लोग हैं वो भी आते हैं, उनको भी बहुत दिक्कत होती है। तो आपको करना केवल ये है कि आपकी दवाइयां डॉक्टर जिस पन्ने पर लिखते हैं, जिस पेज पर लिखते हैं, केवल आपको उस पर ये लिखवा लेना है, या फिर स्पेशली आपको डॉक्टर से ये कह देना है कि हम बहुत दूर से आए हैं और हमारे पास रहने की सुविधा यहाँ पर नहीं है, तो डॉक्टर उसके बाद अपने आप आपको ले पर्ची दे देंगे, अलॉट कर देंगे कि इनको रहने की सुविधा दी जाए। और अगर आपके पास डॉक्टर की लिखी हुई पर्ची नहीं हुई, डॉक्टर की सिफारिश नहीं हुई कि इस मरीज को और इनके परिजनों को रुकने दिया जाए, तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए डॉक्टर से लिखवाना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ डॉक्टर से ज़रूर लिखवा लीजिएगा कि हमें रहने के लिए एक बेड और खाने के लिए ऐसे सुविधा चाहिए 20 रुपये में, उसके बाद आपको लाभ मिलेगा, लेकिन डॉक्टर का लिखा होना बहुत ज़रूरी है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं।
आज दिल्ली के लिए राजनीतिक तौर पर एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण दिन है और दिल्ली की जनता के लिए भी, क्योंकि आज का ही वो दिन है जब विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं वो पटल पर रखे जाएंगे। बिल्कुल बसंत, तो आज से दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो है वो शुरू हो रहा है। सुबह 11 बजे से सत्र की शुरुआत हो जाएगी। एलजी वीके सक्सेना के अभिभाषण से इसकी शुरुआत होगी और साथ ही साथ बसंत सबसे अहम 3 कैग रिपोर्ट सरकार की तरफ से पेश की जाएगी और प्रदूषण पर भी चर्चा किए जाएंगे आज, और प्रदूषण और पर्यावरण पर भी प्रस्ताव लेकर के आया जाएगा। यानी कि आज आप सदन में सरकार और विपक्ष के बीच में तीखी बहस जरूर देख सकते हैं। तो आपको क्या लगता है सोनाली कि विधानसभा में जनता से जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा कौन सा होना चाहिए, कि हाँ जो आपको लगता है कि ये मुद्दा तो उठाना ही चाहिए पोल्यूशन को छोड़कर? प्रदूषण है, पानी, क्योंकि पानी की समस्या भी लोग बहुत ज्यादा दिल्ली में है। गर्मियों के दिन में देख लीजिए, क्योंकि देखिए क्योंकि देखिए ऐसा है पानी की बहुत दिक्कत हो जाती है, पीने के लिए पानी नहीं होता। पोल्यूशन को छोड़कर मैंने इसलिए बोला क्योंकि देखिए पोल्यूशन तो एक ऐसी चीज है, पोल्यूशन और पर्यावरण को लेकर तो देखिए सरकार प्रस्ताव लेकर आ रही है ना। पोल्यूशन तो हम जानते हैं कि पोल्यूशन का मुद्दा तो एक ऐसा मुद्दा है जो सबसे पहले डिस्कस होगा विधानसभा में, क्योंकि इससे बड़ा मुद्दा दिल्ली में मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कुछ जरूरी है। इसको छोड़कर जो तमाम समस्याएं हैं, आप बात अगर कर लें दिल्ली में जो पीने के पानी की समस्या, टूटी सड़कों की समस्या, तंग गलियों में जल भराव, वाटर लॉगिंग के चलते जल भराव हो जाता है, वाटर लॉगिंग हो जाती है, पानी की निकासी ड्रेनेज व्यवस्था ठीक नहीं होने के कारण ये तमाम समस्याएं, और स्ट्रीट लाइट्स को लेकर कई हिस्सों में ऐसी शिकायतें मिली है पिछले कुछ समय में कि स्ट्रीट लाइट्स को लेकर सुविधा यहाँ पर होनी चाहिए। ये तमाम मुद्दे जो है वो गूंजते हुए नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात, दिल्ली में जिस तरीके से अब क्राइम रेट पिछले कुछ समय में देखने को मिला है, तो ये मुद्दा जो है वो आपको आज जरूर सुनाई देगा या फिर शीतकालीन सत्र में आगे आपको जरूर सुनाई देगा। तो सोनाली, कैग रिपोर्ट को लेकर आपको क्या लगता है कि जो कैग रिपोर्ट पेश की जाएगी सरकार की तरफ से, अब उसके माध्यम से क्या चाहेगी सरकार? अब देखिए, कैग रिपोर्ट के हिसाब से जब पेश होगा तो तीखी बहस और आपको हंगामे के आसार तो है ही हैं। वो तो आपको कैग रिपोर्ट पेश होने के, फांसी घर को लेकर के भी कैग रिपोर्ट पेश हो सकती है सरकार की तरफ से, तो उस पर भी हंगामा देखने को मिलेगा। इसके अलावा और आप क्या सोच रहे हैं कि आप अगर दिल्ली के नागरिक हैं तो आप सबसे पहले क्या चाहेंगे कि भाई मेरे इस मुद्दे का सोल्यूशन डिस्कस होना चाहिए विधानसभा में? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हूं तो मैं जिस गली से निकलकर मेन रोड तक आता हूं तो मैं ये चाहता हूं कि भाई जो वो गली है ना तो वो अच्छे तरीके से बनी हो, या फिर हम बाइक या फिर गाड़ी लेकर निकले तो हमें ये ना सोचना पड़े कि गड्ढा इतना ज्यादा है, गाड़ी लगेगी तो नहीं लगेगी। तो ये तमाम चीजें आप क्या सोचते हैं? मेरे को लगता है कि पीने का पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पानी की किल्लत हो जाती है और जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। कई सारे ऐसे लोग हैं बसंत जो गर्मियों में पानी खरीद कर पीते हैं, ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है। तो मुझे लगता है कि पानी जो सबसे बड़ा मुद्दा मेरे लिए है, वो प्रदूषण तो है ही है, लेकिन पानी की किल्लत भी बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको उठाना चाहिए मेरे हिसाब से। और पानी की किल्लत तो है, वो तो आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन कहीं कहीं जगह पर यह है कि जहाँ पर पानी आ तो रहा है लेकिन पोल्यूटेड है, हाँ। बिल्कुल मटमैला पानी आ रहा है, वो पीने के लायक नहीं है। वो अगर आप पी लेंगे तो बीमार हो जाएंगे। इससे अच्छा तो आदमी यही सोचता है कि पानी ना पिया जाए, खरीद कर आप बाहर से पी लें। जो आपको आपके घर में अगर नल है तो वहां से पानी आ रहा है तो कनेक्शन का पानी है, तो जाहिर सी बात है कई कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर इतना गंदा पानी आ रहा है उसको आप कंज्यूम नहीं कर सकते, उससे बदबू इतनी बुरी आती है आप उसको। और बहुत सारे लोग पानी अफोर्ड कर सकते हैं, खरीद कर पी सकते हैं, लेकिन उनका क्या जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, उनसे ज्यादा लोग ऐसे हैं जो नहीं खरीद सकते हैं, नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये जो तमाम मुद्दे हैं मुझे लगता है कि आज विधानसभा में डिस्कस होने चाहिए। 5 तारीख से 8 जनवरी तक का ये सेशन रहेगा शीतकालीन सत्र। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आएंगे और साथ ही सत्र में राजधानी से जुड़े अहम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। बिल्कुल, पानी और प्रदूषण जैसे प्रमुख सवाल उठाए जाएंगे और जैसे कि आपने बोला वाटर लॉगिंग की समस्या, सड़क, गड्ढे, क्योंकि गड्ढों की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स के भी केसेस आते हैं, बहुत लोग घायल हो जाते हैं, तो ये भी मुद्दा बिल्कुल आज उठाना चाहिए। बिल्कुल। तो नई दिल्ली में शुरू हो रहे इस सत्र को लेकर राजनीतिक हलचल भी तेज है। सत्ता पक्ष आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार को घेरने की तैयारी में और इसे लेकर कैग रिपोर्ट पेश की जाएगी। कैग रिपोर्ट के माध्यम से सत्ता पक्ष का ये प्रयास रहेगा कि विपक्ष को घेरने की तैयारी की जाए। तो अब ये तो शीतकालीन सत्र को लेकर हमने जानकारी दी आपको, लेकिन अब आपको हम बताते हैं कि दिल्ली में किस तरीके से ठंड अब आने वाले 1 से 2 दिनों में बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है।
तो दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। सुबह होते ही राजधानी और आसपास के इलाकों में कोहरे की मोटी चादर। हालांकि 2-3 दिनों से तो हमें विजिबिलिटी बिल्कुल ठीक है, इतना भी कम नहीं है, लेकिन फिर भी इसको लेकर के अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से, और जिसका असर रेल हवाई यातायात पर भी अब देखने को मिल सकता है। और ज़रूरत है कि लोग अपने घरों से जब बाहर निकल रहे हैं तो एक बार आप सावधान होकर के, और खासतौर पर जो बाइक और कार से बाहर निकलते हैं उन्हें सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि वो दिखता नहीं है बाहर धुंध की वजह से। हालांकि आज तो स्थिति सामान्य है, ठीक है, बाहर विजिबिलिटी ठीक ठाक है, लेकिन आने वाले दिनों में घना कोहरा रह सकता है, और जिसकी वजह से जो वाहन चालक है उनकी परेशानी थोड़ी बढ़ सकती है। तो पिछले कई दिनों से घना कोहरा और धुंध उत्तर भारत के बड़े हिस्से में छाया हुआ है, लेकिन अभी फिलहाल बात अगर पिछले 2 से 3 दिन की कंपैरेटिवली करें तो दिल्ली में और नोएडा में अगर आप देखेंगे तो क्योंकि हवा लगातार चल रही है और ठंडी हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, कोहरा थोड़ा कम नज़र आया पिछले 2 से 3 दिन के मुकाबले। लेकिन बात आप दिल्ली एनसीआर में कर लें, फरीदाबाद में या फिर गुरुग्राम में कोहरा लगातार देखने को मिल रहा है। हरियाणा के कुछ ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर कोहरा देखने को मिल रहा है, और दिल्ली और नोएडा में विजिबिलिटी 700 से 800 मीटर की, 600 से 700 मीटर के आसपास आपको दिखाई देगी, लेकिन ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा आपको जो महसूस की तो ठीक ठाक रहेगी, लेकिन आपके रोंगटे ज़रूर खड़े होने वाले हैं ठंड के चलते, क्योंकि जब आप निकलेंगे ना, भले ही आपने जैकेट वेयर की हो, जैसे ही आप निकलेंगे बाहर ओपन एयर में तो आपको एहसास होगा कि हाँ ये ठंड है, और इसका असर आपको अब हर तरीके के यातायात पर देखने को मिलेगा। आप रोड पर देख लें, रोडवेज पर देख लें, रेलवेज पर देख लें, एयरवेज में देख लें, तीनों जगह पर असर। फ्लाइट्स डिले हो रही हैं, ट्रेन डिले हो रही है, कैंसिल हो रही है, और रोड पर अगर आप निकलते हैं तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपकी जो स्पीड लिमिट हो 50 से क्रॉस तो नहीं करती होगी अगर कोहरा ज़्यादा है। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। बात अब करते हैं राजधानी दिल्ली में पीने के पानी की गुणवत्ता को लेकर, जिसे हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया। बिल्कुल, राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो पानी की किल्लत तो है ही है, और इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली के उत्तरी इलाके की बुराड़ी में एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां पिछले 3 महीनों से लोगों के घरों में गंदा और बदबूदार पानी सप्लाई हो रहा है, जिसकी बात हम अभी कर भी रहे थे बसंत। तो जिसकी वजह से लोगों के घरों में मटमैला पानी आ रहा है। बुराड़ी की फूलबाग पैलेस कॉलोनी में नलों से साफ पानी की जगह मटमैला और दुर्गंध युक्त पानी आ रहा है, जिसकी वजह से स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। 3 महीने से ऐसी स्थिति बनी हुई है। लोगों ने शिकायत भी कई बार की है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा। और मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जो पानी आप पीते हैं, अगर उसमें पोल्यूटेंट्स हैं, अगर उसमें अशुद्धियां हैं, तो वो सीधे तौर पर आप पानी आप पी रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, वो अंदर जाकर आपके ऑर्गन्स पर असर डालता है। मध्य प्रदेश में देखने को मिली, मध्य प्रदेश में देखने को मिला था, एक छोटे बच्चे की जान चली गई थी, और ये तस्वीरें भी आपको नीचे दिखाई दे रही होंगी। इस तरीके का पानी जब मटमैला पूरी तरीके से काला पानी अगर आता है, इसे आप पीने की तो बहुत दूर की बात है, किसी और यूज, कपड़े धोने के लिए आप यूज नहीं कर सकते हैं। आप मानकर चलिए, आप जिस पानी में आप कपड़े नहीं धो सकते, जिस पानी से दूसरी एक्टिविटीज आप परफॉर्म नहीं कर सकते, उस पानी को पीने के बारे में आप कैसे सोच सकते हैं? और पीने का पानी यही आ रहा है, झाग उठ रहा है। अगर जब नल से पानी गिरता है किसी बाल्टी में या फिर किसी बर्तन में, तो हम देखते हैं कि पानी में झाग नहीं उठते हैं, लेकिन ये देखिए किस तरीके से पानी में झाग बन रहा है। अब ऐसा लग रहा है जैसे ये यमुना का पानी हो, क्योंकि ये झाग हमें यमुना में देखने की आदत हो चुकी है। यमुना को साफ करने के लिए दिल्ली सरकार कदम उठा रही है, वो एक अलग बात है, लेकिन अभी फिलहाल ये ऐसा ही लग रहा है जैसे कहीं यमुना का पानी ना आ रहा हो। खैर ये एक हास्यास्पद बात है, लेकिन इस तरफ काम होना चाहिए, क्योंकि देखिए सरकार में होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जिन लोगों ने आपको वोट दिया, कम से कम आप ये सुनिश्चित करें कि उनको अगर पीने का पानी ही ठीक नहीं मिल पा रहा है तो ये सरकार की बहुत बड़ी विफलता है, ये जनप्रतिनिधियों की बहुत बड़ी विफलता है कि आपके विधानसभा में लोगों को पीने का पानी ठीक नहीं मिल रहा है। तो आपको इस पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल, स्थानीय लोग तो कई बार इसको लेकर के शिकायत भी कर चुके हैं, और कई बार बच्चे बुजुर्ग इसको पीकर के बीमार भी हो गए हैं। पेट में दर्द जैसी स्थिति है, अस्पताल जाना पड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन की तरफ से या सरकार की तरफ से इसको लेकर के कोई काम नहीं किया गया। बिल्कुल, तो चलिए इसी के साथ अब बढ़ते हैं खबरों में आगे। तो वहीं अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बड़े चर्चाओं में हैं, लेकिन वेनेजुएला को लेकर नहीं, भारत को लेकर उन्होंने क्या कहा है वो आपको बताते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को ये कहा कि अगर यहाँ पर भारत का रूसी तेल व्यापार लगातार इसी के तरीके से चलता है तो इससे ट्रंप खफा है।
तो इस पर ट्रंप ने अपनी नाराजगी दिखाई है। तो भारतीय इंपोर्ट पर मौजूदा टैरिफ बढ़ सकता है, सीधी तरफ इशारा करते हुए नजर आए डोनाल्ड ट्रंप। भारत के रूसी तेल इंपोर्ट पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आपत्ति जताई। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ भी की, कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अच्छे इंसान हैं। और एक और बात उन्होंने अपने पोस्ट में जो लिखी सोनाली, वो ये कि वो हमें खुश करना चाहते हैं। इसका मतलब ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत अमेरिका को खुश करना चाहता है और इसीलिए आने वाले समय में हम ये टैरिफ बढ़ा सकते हैं, क्योंकि रशिया के साथ हमारा तेल व्यापार है और इस बारे में आपको पता ही है। और ये इसी बात से हमेशा ट्रंप और अमेरिका चिढ़े रहते हैं। बिल्कुल, अब टैरिफ तो पहले भी लगाया गया था, लेकिन अब बढ़ा सकते हैं, तो ये भारत के लिए तो अच्छी खबर नहीं है। हालांकि अच्छी खबर ये है कि प्रधानमंत्री मोदी की उन्होंने तारीफ की है, लेकिन एक तरफ तारीफ करना और दूसरी तरफ टैरिफ बढ़ा देना, ये दोहरा पन्ना हमेशा से रहा है अमेरिका का, आप देखेंगे तो चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं सोने और चांदी के दामों को लेकर। सोने और चांदी के दाम आपको बताते हैं तो 24 कैरेट 10 ग्राम सोना, 1 तोला सोना आपको मिलेगा 1,35,752 रुपए, यानी कि कुछ कटौती इसमें हल्की सी हुई है, हल्का सा घटा है। चांदी की कीमत बता दीजिए सोना। तो चांदी की कीमत है 2,36,599 रुपए, यानी कि आज भी चांदी जो है वो 2 लाख के पार है पर केजी के हिसाब से। सोने से ज्यादा चमक रही है चांदी। 10 ग्राम सोने की कीमत है 1,35,752 रुपए। चांदी की कीमत प्रति किलो के हिसाब से आपको देने पड़ेंगे 2,36,599 रुपए। इसका सीधा मतलब ये है कि चांदी की तो चांदी हो रही है, लेकिन सोने की चमक जो है वो भी कहीं पीछे नहीं है, 1,35,000 पर पहुंचा है। हालांकि कल के मुकाबले थोड़ा सा जरूर घटा, लेकिन आम आदमी इस समय क्या तो कमाएगा और क्या सोना खरीद पाएगा, ये एक बहुत बड़ा मुझे लगता है कि बहुत बड़ी विडंबना आप कह लीजिए कि आप सैलरी आती है 1 तारीख को, 3 तारीख तक आपकी इंस्टॉलमेंट्स चली जाती हैं, उसके बाद आपको पता चलता है कि अगर सोना खरीदने का प्लान था वो अगले महीने शिफ्ट कर जाता है और यही चलता रहता है एक मिडिल क्लास मैन की जिंदगी में। तो चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज आपकी गाड़ी फ्यूल स्टेशन पर जाने वाली है, तो सोनाली आपको दाम बताएंगे पेट्रोल डीजल के क्या है। तो देखिए, रुकिए और स्क्रीन पर एक बार नजर डालिए। इसके साथ साथ हम आपको बता भी देते हैं कि अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94.77 पर लीटर, डीजल की बात करें तो 87.67 प्रति लीटर है, और अगर सीएनजी की बात करें तो यह है 77.09 प्रति किलोग्राम। तो नोएडा की कीमत आपको मैं बता देता हूँ। पेट्रोल की कीमत है 94.85 रुपीज़ पर लीटर, डीजल की कीमत है 90 रुपीज़ 03 पैसे प्रति लीटर, और सीएनजी के दाम है 85 रुपये 70 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से। तो गुरुग्राम में जो पेट्रोल के दाम है 95 रुपये 65 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से आपको चुकाने होंगे। तो चलिए आज के लिए दिल्ली वाले रेडियो टीवी में इतना ही। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। दिल्ली के मुद्दे हैं जरूरी, क्योंकि यहाँ सवाल राजधानी का है, इंतजार हुक्मरानों के जवाबों का है। अब नए साल पर आज की बहस होगी तीखे अंदाज, नए तेवर और नए नाम के साथ, क्योंकि सवाल दिल्ली का है।